देखिए, आज भी हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच को ही लेके चलेंगे, पर एक छोटा सा चेंज इसमें ये होगा कि यहाँ पर क्रेडिट सेल्स भी रहेंगे। और क्रेडिट सेल्स अगर रहेंगी तो हमारे को जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वो तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर क्रेडिट के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो क्या होता है कि इन तीन में से कभी कभी क्या करेंगे, कोई एक चीज को वो मिसिंग कर देंगे, गायब कर देंगे। तो उसकी वजह से हमें क्या करना होता है कि उसके लिए एक अकाउंट बनाना होता है, और वो अकाउंट होता है डेटर्स का अकाउंट। देखिए, क्रेडिट सेल्स करते हैं हम डेटर्स को। डेटर्स वो लोग होते हैं जो हमारे से उधार ले जाते हैं, वो कस्टमर्स जो हमसे उधार में सामान खरीदते हैं वो डेटर्स होते हैं। तो कभी कभी क्या करेगा कि वो डेटर्स का ओपनिंग फिगर गायब कर देंगे क्वेश्चन में, या डेटर्स का क्लोजिंग फिगर गायब कर देंगे कि डेटर्स एट द एंड कितने हैं। और कभी कभी वो ये गायब कर सकते हैं कि भाई उनसे डेटर से पैसे कितने मिले हैं। तो हमें यहाँ पर ब्रांच अकाउंट में तीन चीजों की जो रिक्वायरमेंट रहती है, अगर क्रेडिट सेल्स है तो ओपनिंग डेटर्स कितने वो चाहिए होते हैं, क्लोजिंग डेटर्स कितने वो चाहिए होते हैं, और डेटर्स ने हमें पैसे कितने दिए, और जो पैसे उन्होंने दिए होंगे वही पैसे जो हैं वो हेड ऑफिस को भिजवाए जाएंगे। तो तीन चीजों की रिक्वायरमेंट हमें रहती है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो आप समझ लीजिए कि आपको एक डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आगे वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस पर बेस्ड हैं, जिसमें डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक जनरल सेंस में समझेंगे कि डेटर्स अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आया करती हैं, डेटर्स अकाउंट बनता कैसे है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ कर रहा हूँ शेयर स्क्रीन, और हम चलेंगे व्हाइट बोर्ड पे। मैं आपको एक डेटर्स अकाउंट जनरल वे में बना के पहले तो समझाऊं। देखिए, डेटर्स जो हैं वो हमारे वो कस्टमर्स हैं जो हमसे सामान उधार में ले जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि जब भी क्रेडिट सेल्स हो रही होंगी, क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस हैं, तो इसको बनाने की जरूरत पड़ सकती है। डेटर्स आपको पता ही है हमारे लिए एसेट होते हैं, और हर एक एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट में होता है। ये हमारा बेसिक रूल है। तो अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो जिसको हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, वो हम यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ये जनरल वे में आपको पहले मैं एक अकाउंट बनाना बता रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है तो भाई एसेट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट में होगा, तो इस जगह पे आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। डेटर्स को हम उधार में सेल करते हैं। जब हम डेटर्स को उधार में सेल करते हैं तो हमारी एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और डेटर्स के अकाउंट में क्या पोस्टिंग होती है, टू सेल्स। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये सेल्स कौन सी वाली होंगी। इस जगह पे सारे के सारे क्रेडिट सेल्स की एंट्री होगी, क्योंकि डेटर्स को तो हम उधार में बेचेंगे, अगर कैश में बेचेंगे तो फिर डेटर से कोई मतलब नहीं है उसका। तो इस जगह पर हम जो भी उधार में सेल कर रहे हैं उस पार्ट को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। जब हम डेटर्स को सामान उधार में देते हैं तो कुछ समय के बाद वो हमें पैसे देते हैं या चेक्स देते हैं। तो देखिए, अगर उनसे चेक मिलता है तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और अगर उनसे कैश मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो पोस्टिंग क्या होती है, अगर वो कैश देते हैं तो वी विल राइट बाई कैश, अगर वो चेक देते हैं तो वी विल राइट बैंक। और इसके अलावा कभी कभी क्या होगा कि वो हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी देते हैं, बिल्स भी देते हैं। तो अगर उनसे हमें बिल्स मिलते हैं तो वो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं। तो अगर कैश दे रहे हैं तो एंट्री होती है जी कैश टू डेटर्स, और पोस्टिंग हो जाएगी बाई कैश। अगर चेक देते हैं तो बाय बैंक, और अगर इसी तरीके से बिल्स रिसीवेबल देते हैं तो बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स। तो कैश है या बैंक है या बीआर है वो हमने इसमें से लिखना है, जो भी हमें देंगे। वैसे भी आपको एक जनरल बेसिक रूल, थंब रूल पता ही रहना चाहिए। वो ये है कि डेबिट से सारी एसेट्स बढ़ती हैं और क्रेडिट से सारी एसेट्स घटती हैं। तो स्टार्टिंग में हमने उनको सामान बेचा उधार में, और फिर जो उन्होंने पैसे दिए उतने के डेटर्स कम होते जाएंगे। तो ये माइनस वाली साइड है इनकी।
इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि आप उनको डिस्काउंट्स भी देते हो। अगर आप डिस्काउंट देते हो तो वो आपकी तरफ से डिस्काउंट अलाउड होती है और एंट्री हो जाती है उसकी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो अगर कोई डिस्काउंट अलाउड है तो वो आपने इसमें यहाँ पर क्रेडिट में लिखनी है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कुछ डेटर्स जो है वो पैसा हमारा ना दें, जिसको हम बैड डेट्स कहते हैं। अगर पैसे बैड डेट्स हो जाते हैं तो हमारी एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यानी कि पोस्टिंग क्या हो जाती है यहाँ पे बाय बैड डेट्स। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने कोई गुड्स सेल किए हैं वो उनको समझ में नहीं आए, वो हमें वापस कर दें। अगर वो वापस कर देते हैं तो उसको हम सेल्स रिटर्न कहेंगे, और सेल्स रिटर्न के लिए क्या एंट्री हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और पोस्टिंग हो जाएगी यहाँ पे बाय सेल्स रिटर्न। लगभग एक डेटर अकाउंट के अंदर इतनी सारी चीजें आती हैं जनरल वे में। और अब हमारे को डेटर अकाउंट क्यों बनाना है, सिर्फ इसलिए बनाना है क्योंकि जब हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो स्टार्टिंग में बैलेंसेस ब्रॉट डाउन लिखते हैं और आखिरी में हम बैलेंसेस कैरिड डाउन लिखते हैं। तो वहां पर एक जो रूल लगता है कि कितनी एसेट्स थी वो सारी लिखनी होती हैं। तो डेटर्स इन द बिगिनिंग की जरूरत होती है और डेटर्स एट द एंड की जरूरत है। अगर डेटर्स इन द बिगिनिंग और डेटर्स एट द एंड मिसिंग है तो इसका नाम हमें डेटर्स अकाउंट बना करके वो पता चलेंगे। और इसी तरीके से जो पैसे जितने भी ब्रांच के पास इकट्ठे होते हैं वो सारे के सारा पैसा इकट्ठे करके उन्होंने हेड ऑफिस में भिजवाना होता है। तो अगर हेड ऑफिस में पैसे भिजवाने हैं तो ये बात पता होनी चाहिए कि भाई डेटर्स ने कितने पैसे दिए हैं। और अगर ये भी बात नहीं बताई गई है किसी क्वेश्चन में कि डेटर्स ने कितने पैसे दिए हैं तो फिर हमें बनाना पड़ सकता है डेटर अकाउंट। तो ऐसा नहीं होगा कि 2-3 कारणों की वजह से बनाना पड़े, कारण कोई एक ही होगा, बाकी सारे कारण वहां पे मेंशन होंगे। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन अगला शुरू और इसमें देखते हैं कि क्या बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इलाहाबाद ग्रोसरी कंपनी हैज अ रिटेल ब्रांच इन इटावा व्हिच इज सप्लाइड ऑल गुड्स फ्रॉम इलाहाबाद। यहाँ पर क्या है कि इनकी एक ब्रांच है इटावा में और हेड ऑफिस है इलाहाबाद में, और इलाहाबाद से ही सारे गुड्स वहां से भिजवाए जाते हैं। The branch shop keeps its own sales ledger and receives cash against ledger account and remits the whole of the cash received daily to the head office। और जो ब्रांच है वो अपने यहाँ पर पैसों का हिसाब रखती है और जितने भी पैसे उनको मिलते हैं वो डेली के डेली हेड ऑफिस को भिजवाते हैं, यानी कि पैसे सारे के सारे हेड ऑफिस को भिजवाए जाते हैं, गुड्स वहां से भिजवाए जाते हैं। तो ये पूरी तरह से डिपेंडेंट ब्रांच है। All wages and branch expenses are drawn for by the check weekly from the head office upon the impress system। और हेड ऑफिस से क्या होता है कि जितना भी इनके जो एक्सपेंसेस हैं ब्रांच के या वेजेस का पेमेंट है वो सारे के सारा हेड ऑफिस से वीकली चेक बन के आ जाता है। From the under mentioned particulars supplied by the branch manager show how the branch account would appear in the head office books at 31st March 2016। वो कहते हैं कि आप हमें एक ब्रांच का अकाउंट बना के बताएं और किस तरीके से ये हेड ऑफिस की बुक्स में दिखाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि डिपेंडेंट ब्रांच है तो सारा हिसाब किताब कहाँ पे रखा जा रहा है, इसका हेड ऑफिस में रखा जा रहा है। तो हेड ऑफिस किस तरीके से उसका हिसाब रख रहा है वो हमें बना के बताना है। इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक जो है वो 1 अक्टूबर 2015 को दिया हुआ है, और अगर हम देखें तो क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2016 है। तो ये जो है ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, और फिर गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस है, देन रेंट टैक्सेस का पेमेंट है, वेजेस एंड सन्ट्री एक्सपेंसेस का पेमेंट है, फिर कैश सेल्स है, कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट। देखिए कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट का मतलब क्या है कि लेजर से जो पैसे मिले यानी कि जो कस्टमर से यानी कि डेटर से जो पैसे मिले हैं तो ये कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है। फिर इन्वेंट्रीज एट द एंड है और 6 मंथ्स की क्रेडिट सेल्स दी हुई हैं और रिटर्न्स इनवर्ड दी हुई हैं, और एक जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड यानी कि डेटर्स एट द एंड नहीं दिए हुए। तो
डेटर्स एट द एंड हमें पता करने होंगे। डेटर्स के लिए यहाँ पे टर्म यूज किया गया है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या है कि ट्रेड के जो पेमेंट्स हमने लेने हैं। ट्रेड रिसीवेबल एक वाइडर टर्म होता है, इसके अंदर डेटर्स भी रहते हैं और बिल्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो बेसिकली आप ट्रेड रिसीवेबल्स को यहाँ पर एक डेटर्स की तरह से मान के चलें। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें एक डेटर्स का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और डेटर्स का अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा, उसकी वजह जो होती है वो 3 रहती हैं। कभी कभी ओपनिंग डेटर्स नहीं दिए होते, कभी क्लोजिंग नहीं दिए होते, या उनसे कैश कितना मिला है वो नहीं दिया होता है। तो यहाँ पर हमें जो है ओपनिंग डेटर दिए हुए हैं, कैश कितना मिला है डेटर से वो दिया हुआ है, और क्या मिसिंग है कि क्लोजिंग डेटर्स यानी कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं दिए। तो जिसकी वजह से हम इसका अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए मैं आपके साथ अब बनाता हूं इसका पहले ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर से यहाँ पे। तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, देखिए जैसे कि पता है आपको हर एसेट का बैलेंस डेबिट में होता है, तो इसका हम बैलेंस डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस जो है दूसरी तरफ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेटर्स यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स को हमने गुड्स उधार में बेचे हैं, कितने के उधार में बेचे हैं, जो कि क्रेडिट सेल्स कहलाता है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उसकी जो पोस्टिंग हो जाएगी डेटर्स टू सेल्स यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स टू सेल्स। और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है, कौन सी सेल्स देखनी है, क्रेडिट वाली। तो ये क्वेश्चन में गिवन था। और अब देखिए हमें ट्रेड रिसीवेबल्स बिगिनिंग में दिए हुए थे 1227, तो पहले मैं इसका अमाउंट लिख दूं 1227। और देखिए क्रेडिट सेल्स जो थी वो दी हुई है 2387, 6 मंथ्स क्रेडिट सेल्स, ये 6 मंथ्स के बाद बुक्स क्लोज कर रहे हैं। तो ये अमाउंट हो जाएगा 2387 रुपीज। फिर आप देखिए कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट इट इज 2384, तो इनसे इतना पैसा मिला, तो आप लिखेंगे बाय कैश 2384 रुपीज। फिर आप देखिए यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि कुछ सेल्स रिटर्न्स भी हैं, रिटर्न्स इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न के लिए हम रिटर्न इनवर्ड वर्ड भी यूज करते हैं, आपको पता ही है। तो हम यहाँ पर रिटर्न्स को भी लिख लें, सेल्स रिटर्न लिख लें, या रिटर्न्स इनवर्ड यूज करें क्योंकि उन्होंने रिटर्न इनवर्ड वर्ड यूज किया हुआ है। तो रिटर्न इनवर्ड, और ये 20 रुपीज की है। इसके अलावा हमारे को यहाँ पर डेटर अकाउंट से रिलेटेड और कुछ भी नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम टोटल करेंगे और देखते हैं, बैलेंस करेंगे। और बैलेंस जब करेंगे तो हमें क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का पता चल जाएगा। तो डेबिट में जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है जी 3614 रुपीज, और 3614 में से 2384 माइनस हो जाएगा और 20 रुपीज माइनस हो जाएंगे, तो ये बैलेंस बचेगा 1210 रुपीज। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पर्पस था वो मैं फिर से आपको बताऊं कि डेटर अकाउंट बनाते क्यों हैं। ये ओपनिंग बैलेंस पता करने के लिए वजह हो सकती है, क्लोजिंग हो सकती है, या फिर कैश कितना मिला है। ये 3 चीजों में से अगर कुछ भी मिसिंग है तो डेटर अकाउंट बनेगा ही। तो चलिए अब हम अपने ब्रांच अकाउंट पे चलते हैं, और ब्रांच अकाउंट में जैसे हम कल वाले क्लास में, जो पिछली क्लास में कर रहे थे, वैसे ही हम करेंगे। तो बुक्स जो होंगी वो हेड ऑफिस की होंगी, तो हम लोग ऊपर हेडिंग लिखेंगे बुक्स, यहाँ पर जो है वो हेड ऑफिस की हैं, तो ऊपर लिखते हैं बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। और हम यहाँ पर इटावा ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, इटावा ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले आपने ओपनिंग बैलेंस लिखने होते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दें,
या आप चाहें तो ओपनिंग बैलेंस भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग में उनके पास बैलेंसेस थे उनको आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो क्वेश्चन में देखिए आपको इन्वेंट्रीज दी हुई थी और ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए थे। तो इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक की बात कर रहे हैं तो इन्वेंट्री लिख दें हम, और इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स हैं यानी कि डेटर्स की बात कर रहे हैं। तो इसके अमाउंट थे भाई 720 एंड 1227। तो 720 एंड 1227। हम हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं, ये चीजें उनके पास शुरुआत में थी। अब इसके बाद हमने क्या किया होगा, उनको गुड्स भिजवाए होंगे जिसको गुड्स सेंड टू ब्रांच कहते हैं। और यहाँ पर देखिए गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आपका 2178 रुपीज। तो 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच और ये था 2178। एक बार मैं फिर से चेक भी कर लूं, 2178 रुपीज। इसके बाद जो है यहाँ से हम जो है इनको चेक्स भिजवा रहे हैं। एक्सपेंसेस हैं 2 यहाँ पर, एक रेंट टैक्सेस के हैं और वेजेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं। तो हेड ऑफिस से चेक जा रहा है तो ये लिखेंगे टू बैंक, और फिर दूसरा एक और चेक जा रहा है टू बैंक लिखा जाएगा। पहले वाला चेक जो है वो किस लिए, दूसरे वाला चेक किस लिए, ये हम ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। तो पहले वाला चेक था रेंट टैक्सेस के लिए 375 का। तो 375 किस लिए दिया गया जी, रेंट के लिए एंड टैक्सेस के लिए। उसके बाद जो है अगला चेक जो है वो हमने दिया है इनको वेजेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए, वेजेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए, और ये 396 रुपीज का चेक था, 396 का। इसके बाद यहां से दूसरी तरफ से क्या होगा कि वो लोग हमें पैसे भिजवाएंगे, और उन्होंने जैसा कि बताया था कि वो डेली की डेली हमारे पैसे जो हैं वो अकाउंट में जमा कराते हैं। तो वी विल राइट बाय बैंक, हमारे अकाउंट में भिजवाते हैं वो पैसे। तो बैंक में किस किस चीज के पैसे आए होंगे, एक तो उनके पास से आए होंगे हमारे पास से कैश सेल्स के, और दूसरा जो पैसे आए होंगे वो कैश फ्रॉम डेटर्स, 2 जगह से पैसे आए होंगे और इन्होंने ये पैसे हमें भिजवाए होंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कैश सेल्स हैं 1214 रुपीज। तो 1214 रुपीज अंडरलाइन कर दिया मैंने, 1214, और दूसरा 2384। तो टोटल इन्होंने जो पैसे हमें दिए हैं वो दिए होंगे इन्होंने 3598। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। आपने ये पहले किया ही हुआ है, आपको आइडिया है, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम लोग लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, और एक तो स्टॉक का बैलेंस होगा इन्वेंट्री का जो कि गिवन है, और दूसरा ट्रेड रिसीवेबल का जो बैलेंस था वो गिवन नहीं था, वो हमने पता किया है। तो यहाँ पर इन्वेंट्री का बैलेंस था 1121, तो 1121, और ट्रेड रिसीवेबल का कितना बैलेंस है ये हमने पता किया था। तो चेक करते हैं कितना था ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस। ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस निकल के आया था ये 1210 रुपीज। तो इसको हम लोग लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस 1210। तो अब इसके बाद हम टोटल करते हैं और देखते हैं बैलेंस कितना आ रहा है। तो टोटल कर रहे हैं, यहाँ पर जो है इस साइड में टोटल आ रहा है आपका 5929। तो 5929, और इस तरफ जो है प्रॉफिट आएगा।
ये जो प्रॉफिट होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग वैसे तो लिखते हैं सिर्फ टू प्रॉफिट लिख के छोड़ देते हैं, पर प्रॉपर वे में लिखना चाहिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो इनका मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो ये प्रॉफिट निकल के आ रहा है 1033। देखिए बस बहुत थोड़ा सा ही चेंज था यहाँ पर, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं था, सिर्फ डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस पता करना था। तो चलिए इसी कड़ी में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ट्रेडिंग फर्म हैड ए रिटेल ब्रांच विच इज सप्लाइड विद गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एंड विच कीप्स इट्स सेल्स लेजर एंड रेमिट्स ऑल कैश रिसीव्ड डेली टू हेड ऑफिस। ये लोग जो है हेड ऑफिस को सारा पैसा डेली के डेली भिजवाते हैं। The branch expenses being borne by the head office, और सारे के सारे खर्चे कौन पे करता है? हेड ऑफिस पे करता है। From the following particulars, prepare the branch account in the books of head office for the 6 months ending 31st March 2016. Stock का बैलेंस दिया हुआ, debtors, then goods received from head office, wages and sundry expenses, rent and taxes, cash sales, cash received from debtors, then stock on 31st March 2015, sales return and bad debts at branch। तो एक छोटा सा पार्ट और बढ़ गया है, वो है bad debts at branch। तो bad debts जो हैं वो हमने क्या करने हैं, उसको जा करके वहां पर लिखना है, क्या नाम, डेटर्स अकाउंट के अंदर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको और बात बतानी है कि जो गलती हो जाती है स्टूडेंट से, यहाँ पर ऐसा होता है कि बैड डेट जब हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो कुछ लोग बैड डेट्स को ब्रांच अकाउंट में भी डेबिट कर देते हैं। वो ये सोचते हुए कि भाई उनके विजन ये होता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो बैड डेट नुकसान है, और बैड डेट अगर नुकसान है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना चाहिए। वो एक तरह का पीएल अकाउंट ही मान के बना रहे हैं आप। देखिए ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बैड डेट्स को हम ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखेंगे। बैड डेट्स को ब्रांच अकाउंट में इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए जब हमने डेटर्स अकाउंट बनाया होगा तो उसमें बैड डेट जब देखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ होगा कि जो क्लोजिंग डेटर्स हैं वो रिड्यूस हो गए होंगे। जब क्लोजिंग डेटर्स रिड्यूस हो जाते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि अपने आप बैड डेट्स की एंट्री आ गई। यानी कि आपको बहुत समझदारी से इस बात पे ध्यान देना है कि जब हम ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं तो वहां पर एक्सपेंसेस वो वाले लिखने जो हेड ऑफिस पे कर रहा है। और अगर कोई जैसे कि बैड डेट्स का हो गया तो बैड डेट के लिए जब हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट आ जाना है, क्योंकि डेटर अकाउंट में तो बैड डेट्स लिखना ही लिखना होता है। तो जब डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस रिड्यूस हो जाएंगे डेटर्स के, और जब क्लोजिंग बैलेंस डेटर का रिड्यूस हो जाएगा तो भाई ऑटोमेटिकली उतना बैड डेट का इफेक्ट आ जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, और यहाँ पर भी हमें एक डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और डेटर्स का अकाउंट बनाने की फिर वही वजह है कि यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का नहीं दिया हुआ है, और अगर क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का नहीं दिया है तो क्लोजिंग बैलेंस तो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस तो हमने एसेट्स के लिख दिए होते हैं। तो हम चलते हैं आगे, और हम इस क्वेश्चन के लिए बनाएंगे एक डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट जैसे कि आप जानते हैं ये एसेट है, तो स्टार्टिंग इसकी डेबिट से होगी, वी विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग होगी दूसरी तरफ से, वी विल राइट बाय बैलेंस कैरीड डाउन। इसके अलावा हम डेटर्स को जब सेल्स करते हैं तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और कौन सी सेल्स लिखनी होती हैं, जो हम उनको क्रेडिट में सेल करते हैं। फिर वो लोग हमें पैसे दे रहे हैं तो वी विल राइट बाय कैश। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बैड डेट्स भी हुए थे, तो बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और इस जगह पे पोस्टिंग क्या हो जाती है, बाय बैड डेट्स। तो इन चीजों को हम लोग लिखें। पहले तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 1345 रुपीस। फिर आप देखिए डेटर्स को जो सेल्स करी गई थी वो कितने की सेल्स करी गई थी, यहाँ पर डेटर्स की सेल्स देखिए कितनी है, यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन में इस एडिशन में मिस प्रिंट है, मैं आपको क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दूंगा। क्रेडिट सेल्स हैं क्वेश्चन में दी हुई है जो कि मिसिंग है। आपके पास भी अगर कोई दूसरा एडिशन होगा तो उसमें होगी 2485, दिस इज मिस प्रिंट।
तो 2485 ही है। एक बार मैं फिर से चेक कर रही हूँ, यस 2485 इज देयर। तो देखिए एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि कभी भी एक साथ दो इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं हो सकती। अगर दो इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एट ए टाइम एक ही चीज को डिराइव किया जा सकता है। तो ये इस एडिशन के अंदर जिससे मैंने ये पिक ली है, तो दिस इज मिस प्रिंट। तो मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन भी दूसरे वाले एडिशन का अब इसके बाद फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं हम क्रेडिट सेल से 2485। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है हमें डेटर्स से कैश मिला, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इज 2387। तो 2387 लिख देते हैं हम, कैश रिसीव हुआ 2387। और भाई बैड डेट्स भी हो गए हैं। तो बैड डेट्स कितने हैं क्वेश्चन में देखते हैं। बैड डेट्स लास्ट में दिया 65 रुपीज। और एक चीज और दी हुई है, सेल्स रिटर्न भी है यहाँ पर, तो बाई सेल्स रिटर्न भी लिख दें हम। बैड डेट्स है 65, सेल्स रिटर्न है आपकी 30 रुपीज। लेट मी चेक अगेन, 30 है। तो अब इसका आप टोटल कर देंगे, और टोटल कर देंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आपको पता चलेगा। तो टोटल करते हैं हम, ये आपका डेबिट साइड में बढ़ा है तो टोटल हो गया आपका 3830 और बैलेंस कैरी डाउन निकल के आएगा आपका 1348 रुपीज। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसके बाद ब्रांच अकाउंट बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस लिख दे रहा हूं। कभी कभी ओपनिंग बैलेंस भी लिखा रहता है ऐसे ही। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दो चीजों का था यहाँ पे, एक तो था भाई स्टॉक का और दूसरा डेटर्स का। तो स्टॉक और डेटर्स, स्टॉक का जो बैलेंस था वो था भाई 840 और 1345, 840 एंड 1345। इसके बाद हमने गुड्स भिजवाए, गुड्स सेंड टू ब्रांच। और ये कितने के हैं, ये हैं 2276। फिर इसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ से जो है इनका एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है। तो टू बैंक या टू कैश जो भी, देखिए तो हमने पे किया है एक तो वेजेस के लिए, और वेजेस के लिए कितना पे किया था 415 रुपीज। तो वेजेस के लिए, वेजेस एंड सन्ड्री एक्सपेंस था, तो 415 रुपीज। फिर हमने पे कराया दोबारा से एक और एक्सपेंस इनका, और ये एक्सपेंस था आपका रेंट एंड टैक्सेस का 402 रुपीज। तो रेंट एंड टैक्स 402 रुपीज। फिर उसके बाद उन्होंने हमें पैसे भिजवाए हैं बाय बैंक। अमाउंट रिसीव्ड है हमारे पास, कौन कौन सा होगा, जो कैश सेल्स का पैसा होगा वो, तो कैश सेल्स, और जो है डेटर्स से जो पेमेंट मिलेगा, डेटर्स से जो रिसीव होगा हमें पेमेंट। तो कैश सेल से तो पैसा मिल रहा था हमें
1460 रुपीज। तो 1460 रुपीज। और साथ के साथ डेटर्स वाला कितना पैसा मिला था उसी के नीचे दिया हुआ है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 2387। तो 2387 रुपीज। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंसेस को लिखते हैं। तो वी विल राइट क्लोजिंग बैलेंस, और वैसे ही स्टॉक का बैलेंस लिखेंगे हम और डेटर्स का बैलेंस लिखेंगे। डेटर्स का हमने अकाउंट बनाया था, वहां से पता चला है हमें, और स्टॉक का बैलेंस जो था वो हमें दिया हुआ है 1280 रुपीज। तो 1280 का स्टॉक का बैलेंस लिख लेते हैं। और इसके अलावा हमने डेटर अकाउंट बनाया था, और डेटर अकाउंट में हमारा बैलेंस निकला था 1348 रुपीज। अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसे ही था ये। हम इसका टोटल कर लेते हैं, और क्रेडिट साइड में इसका जो टोटल आ रहा है वो हो रहा है यहाँ पर 6475 रुपीज। 6475। और जो प्रॉफिट आ रहे हैं हमारे पास वो इसमें से माइनस करके निकलेंगे 1197। और बेटर रहेगा अगर आप ऐसे भी लिखें, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सारे जितने भी असल में होता क्या कि हेड ऑफिस अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, और उस हेड ऑफिस में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो उसकी तमाम सारी ब्रांचेस होंगी। तो वहां पे लिखेगा कि भाई इटावा ब्रांच से इतना प्रॉफिट, कानपुर ब्रांच से इतना प्रॉफिट, और फिर पूरे हेड ऑफिस में पूरी कंपनी का, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का उस पीएल के थ्रू पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट होता है। तो ये जितने भी प्रॉफिट है ये हेड ऑफिस के पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो चलते हैं अब इसी में हम आगे अगले क्वेश्चन पर। और अगले क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा कुछ चेंज नजर आ रहा है, कुछ परसेंटेज भी है, तो चलिए देखते हैं क्या है। रायपुर head office has a branch in Indore. All goods are supplied to branch by head office at cost price. Branch makes only cash sales. Following are the particulars for 15-16. Opening stock, goods supplied to branch, then cash sales, expenses paid by the head office. Branch sells goods at cost plus 25%. Closing stock could not be ascertained. Branch manager gets 10% commission on the profit after charging such commission. But रहते हैं branch sell goods at cost plus 25%. Closing stock could not be ascertained. Branch manager gets 10% commission on the profit after charging commission. Prepare Indore branch account. देखिए यहाँ पर क्या उसने गायब कर दिया, आपकी बार क्लोजिंग स्टॉक गायब किया। पर क्लोजिंग स्टॉक आप बड़े आसानी से पता कर सकते हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्रांच जो है वो जो गुड्स बेचती है उसमें 25% प्रॉफिट जोड़ करके बेचती है। यानी कि जितनी कॉस्ट होती है उस कॉस्ट में अगर 25% जोड़ देते हैं तो उनकी सेल प्राइस बन जाती है। तो लिखा हुआ है ब्रांच सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। तो चलिए हम इसमें कैसे करेंगे क्वेश्चन, इसके लिए हम आते हैं व्हाइट बोर्ड पे। देखिए लिखा हुआ है कि जो कॉस्ट है उसमें 25% ऑफ कॉस्ट जोड़ देते हैं और सेल कर देते हैं। तो जितनी कॉस्ट है उसमें 25% ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट जोड़ते हैं, ये प्रॉफिट हो गया, ये पार्ट आपका प्रॉफिट है। और इतना पार्ट जब वो प्रॉफिट का जोड़ देते हैं तो इतने रुपए में फिर उनकी सेल प्राइस पता चल जाती है। अब देखिए अगर कॉस्ट आपकी 100 है, प्रॉफिट 25 है, तो इसको आप सेल करेंगे 125। अगर हम बात करें कि अगर प्रॉफिट 25 का है तो फिर उसको सेल किया जाता है
125 में। अगर प्रॉफिट 25 है तो सेल 125। क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करें तो आपको सेल दी हुई है और सेल थी 6 लाख रुपीस की। ये 6 लाख रुपीस की सेल्स दी हुई है आपको, तो आप पता कर सकते हो कि आपका प्रॉफिट कितना होगा। पर ध्यान देने की बात है, ये जो प्रॉफिट होगा ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 25 5 जा और प्रॉफिट यानी कि हम बात करें तो प्रॉफिट निकल के आएगा 1,20,000 रुपीज का। अब देखिए आप कैसे कैलकुलेशन करते होते थे, अगर आपको याद कराऊं मैं तो आपने एक और तरीके से भी पढ़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दें तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाती थी। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ पर आप कॉस्ट बड़े इजीली पता कर सकते हैं। हम यहाँ पर प्रॉफिट भी पता कर सकते थे। इसी तरह से अगर हम सेल्स की जगह पर अगर हम यहाँ कॉस्ट लिख देते तो कॉस्ट अपॉन सेल्स कर देते तो हमें कॉस्ट भी मिल जाती। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसको फिर दूसरे तरीके से बता रहा हूँ कि अगर किसी की कॉस्ट 100 होती थी तो सेल कितने में होता है, वो 125 में। इसी तरीके से अगर किसी को सेल किया गया था 1 लाख रुपीस में तो उसकी कॉस्ट क्या रही होगी, तो उसकी कॉस्ट जो है वो निकल के आएगी। इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो 4,80,000 रुपीस। इसको आप एक और तरीके से भी पता कर सकते थे, जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से ही कैलकुलेट करें। देखिए जब आपको सेल पता चल गई थी, सेल पता थी 6 लाख रुपीस की, सेल में से अगर 1,20,000 माइनस कर देंगे तो भी 4,80,000 आपकी कॉस्ट पता चल जाएगी। तो कॉस्ट पता कर सकते हैं आप, प्रॉफिट पता कर सकते हैं आप। ये मैंने एक जनरल वे में बात बताई कि क्योंकि क्वेश्चन किसी वे से भी ट्विस्ट किया जा सकता है। तो आपको अगर कॉस्ट पता करनी है तो कॉस्ट इस तरह से प्रॉफिट के चैनल से भी पता कर सकते हैं और डायरेक्ट से भी पता कर सकते हैं। तो एनीवेज जो हमारी जो कॉस्ट है वो हमें पता चल गई कि कॉस्ट इज 4,80,000। तो अगर हमारी कॉस्ट 4,80,000 है तो आप देखिए ओपनिंग स्टॉक आपको पता है क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक जो है वो 50,000 रुपीज का है। तो हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 50,000 लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर परचेज जो होती है वो सारी की सारी परचेज कौन सी होती है, जो हेड ऑफिस से आता है। जो गुड्स सप्लाइड होते हैं वही परचेज को डिनोट कर रहा है। भाई वो फर्क क्या होता है कि वो हेड ऑफिस से गुड्स भेजे जा रहे होते हैं, वही इनके लिए परचेजेस हैं। तो गुड्स सप्लाइड इज बेसिकली जो है वो परचेजेस का पार्ट रिप्रेजेंट करती हैं। तो गुड्स सप्लाइड कितना है यहाँ पे 5 लाख रुपीज का है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में कोई भी बताया नहीं गया हुआ है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस 0 है और आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक पता कर सकते हैं। अगर हम इसको क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले जाएं और 4,80,000 को इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरफ 5,50,000, 4,80,000 को उस तरफ से इस तरफ चेंज करके ले आए तो ये माइनस 4,80,000 हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक को दूसरी तरफ ले गए तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो है निकल के आ जाएगा 70,000। तो हमारे आगे जो प्रॉब्लम फंस रही थी वो क्लोजिंग स्टॉक पता करने की फंस रही थी। क्लोजिंग स्टॉक हमने पता कर लिया। आइए अब हम कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है ओपनिंग बैलेंस लिखते हो, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कोई है ही नहीं, सिर्फ स्टॉक का है, तो मैं फिर सीधा ही लिख दे रहा हूँ जी ओपनिंग स्टॉक। और इस जगह पर आप लिखते हो जितना कैश भिजवाया गया था, जो कैश सेंड टू हेड ऑफिस है वो सेल्स को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। तो यही कैश भिजवाया गया होगा तो बाय बैंक, और ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं कैश सेल्स, क्योंकि उन्होंने कैश में ही पैसा सेल किया है, क्रेडिट सेल्स तो है ही नहीं। और उन्होंने ये भी बताया कि सारे के सारा पैसा जो है वो भिजवाते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ओपनिंग स्टॉक जो 50,000 है उसका फिगर तो लिख ही दें हम यहाँ पर। इस जगह पर हम गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस लिखते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखते हैं, सॉरी, ब्रांच को गुड्स भिजवाए हमने 5 लाख रुपीस के क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। और एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, कुछ एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने भी दिए।
अब देखिए इस जगह पर आप चाहें तो 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में डाउट ऐसा भी हो सकता है कि सर वहां पे प्रॉफिट अलग निकला है, यहाँ पे प्रॉफिट अलग निकला है। कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं आपको एक बार फिर से बताऊं कि इस जगह पर जब हमने प्रॉफिट निकाला था तो 1,20,000 था। बेसिकली ये ग्रॉस प्रॉफिट है। यहाँ पर जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो सारे इकट्ठे निकल के आता है नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको इस बात पे भी ध्यान देना है कि यहाँ पे 1,20,000 प्रॉफिट नहीं आएगा। यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा एक्सपेंसेस लेस करने के बाद आ रहा होगा, जो अदर एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो अगर आप 1,20,000 प्रॉफिट लाना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। वो सिर्फ इतना सा फर्क होगा कि बीच में एक चैनल हमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ये लिख करके चलना पड़ेगा। तो हम आगे चलते हैं, हम जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे इसको। इसके बाद हेड ऑफिस ने कुछ एक्सपेंसेस पे करे हैं, तो टू बैंक, और ये एक्सपेंसेस कितने के ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में मेंशन था ये थे 25,000 रुपीज के, तो 25,000 रुपीज के आप एक्सपेंसेस लिख दीजिए। इस जगह पर आप क्लोजिंग स्टॉक लिख दीजिए या क्लोजिंग बैलेंस लिख दीजिए, क्योंकि हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन नहीं लिखा है। अब हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ही लिख दें, और ये क्लोजिंग स्टॉक हमने पता किया था 70,000। तो इस तरीके से अब आप इसमें से बैलेंस करेंगे तो देखिए कितना आपका प्रॉफिट आ रहा है। हमने एक काम अभी तक नहीं किया है और वो है मैनेजर की कमीशन। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैनेजर कमीशन के लिए मैंने हमेशा आपको सजेस्ट किया हुआ है कि वो एक एक्सटेंशन में जाकर के करेंगे, यानी कि नीचे अलग से मैनेजर कमीशन हमेशा निकालनी चाहिए, पहले हमें प्रॉफिट्स निकाल लेने चाहिए। तो अब हम टोटल करते हैं, और टोटल करते हैं तो हमारा जो बैलेंस यहाँ का टोटल हो रहा है वो हो रहा है जी 6,70,000, और 6,70,000 में से माइनस कर देंगे हम लोग 5,75,000, तो प्रॉफिट बैलेंस आ जाएगा 95,000 रुपीज। 95,000 रुपीज का प्रॉफिट आ गया आपका बैलेंस। ये 95,000 के बैलेंस के प्रॉफिट को हम कैरी डाउन करेंगे एक्सटेंशन में, और इस जगह पर हम उतार के लाएंगे प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अभी आपको समझ में आ जाएगा 95,000 का प्रॉफिट आया, और हम नीचे एक्सटेंशन वाले पार्ट में देंगे मैनेजर को कमीशन। यहां से जाएगी मैनेजर्स कमीशन। अब देखिए आपको बड़े अच्छे से ये बात समझ में आई होनी चाहिए कि मैनेजर को जो कमीशन देनी है वो कौन से प्रॉफिट की देनी है, ये आपको नोटिस करना। यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफर टू पीएल होगा, ट्रांसफर्ड टू पीएल होगा। अब प्रॉफिट इस जगह पर भी है आपके पास, यहाँ पे भी प्रॉफिट है और इस जगह पे भी प्रॉफिट है। तो आपको मैनेजर को जो कमीशन देनी है वो इस प्रॉफिट पे देनी है कि इस प्रॉफिट पे देनी है, ये आपको क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से समझना होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैनेजर को कमीशन देनी है, ब्रांच मैनेजर गेट्स 10% कमीशन ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब देखिए अगर उसने बोला है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो इसके ऊपर देनी है, अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो इसके ऊपर देनी है। तो अब चूंकि उसने बोला है कि भाई आफ्टर चार्जिंग के ऊपर देनी है, तो आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है कि आपको इस बैलेंस के ऊपर देनी है जो पता ही नहीं है, यहाँ वाले बैलेंस के ऊपर। तो ऐसे में आपको पता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि प्रॉफिट को लिख लिया जाता है और इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। अगर 25% देना है तो 25/125 कर लेते हैं, और अगर 20 देना है तो 20/120 करते हैं, 10 देना है तो 10/110 करते हैं। जब आप इस तरीके से 10/110 करते हो तो ऑटोमेटिकली जो आगे वाला फिगर होता है उसका वो पार्ट कैलकुलेट करके दे देता है। तो यहाँ पर हमें कमीशन देनी थी 10%, और क्योंकि आगे वाले प्रॉफिट की देनी थी तो हम 10% कैसे निकाल लेंगे, 10/110 करके कैलकुलेट करेंगे। जब हम 10/110 करके कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आगे प्रॉफिट आ रहा होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उसका वो प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करके बताएगा। तो 10/110 यानी कि हम इसको 11 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा आपका 8636। तो 8636 आपने कमीशन इसको मैनेजर को दे दी है।
टोटल 95,000 था, 95,000 में से 8636 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 86,364 रुपीज। और आप चेक कर सकते हो कि 8636 का वो 10% है, ये 10% है उसका, 0.4 जो है वो राउंड ऑफ कर देने की वजह से नहीं आया। तो 86,364 का अगर 10% निकालेंगे तो 8,636 रुपीज 40 पैसा है, तो 40 पैसा राउंड ऑफ में चला गया। तो ये इसने ऑटोमेटिकली जो आगे का जो प्रॉफिट आ रहा था उसी के ऊपर इसने कैलकुलेट करके ये पार्ट शो कर दिया है।